हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको आयनिक बंध और सहसंयोजिक बंध बताया था। और यहाँ पर हमारा जो वीडियो है अटक गया था थोड़ा सा हैंग होने के कारण से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन जो है दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों जो हैं दो दो इधर और दो दो इधर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर किया हुआ है। वैसे ही हमने एथीन अणु को देखा था, जिसको हम एथिलीन भी कह रहे थे। इसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर दोनों कार्बन किए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर ये दोनों हाइड्रोजन के साथ किए हैं। तो इस तरह से हर एक कार्बन जो है चार चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया हुआ है दूसरे के साथ। तो ये जो है एथिलीन है, यहीं पर हमारा वीडियो अटक गया था। अब आगे पढ़ते हैं। जब सहसंयोजक बंध ऐसे परमाणुओं के बीच में होता है जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करना रहता है, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे नाइट्रोजन है, आप देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये 2 और 5 होता है, 7 इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा नाइट्रोजन, ये शेयरिंग करते हैं। तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड बना है। इसको हम त्रिआबंध या ट्रिपलेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर एसिटिलीन अणु यानी इथाइन की बात करते हैं, जिसमें दो कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले दोनों कार्बन जो हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। तो 3 बंध तो कार्बन कार्बन के बीच में बन गया और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बीच में शेयर किए हैं, तो एक एक बंध हाइड्रोजन के बीच बन गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये बंध बना। ठीक है। तो ट्रिपलेट बॉन्ड है ये, और 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पर कार्बन के बीच में। अब है सरल अणुओं का लुईस निरूपण। तो जैसे कि हमने अभी कुछ अणुओं का तो लुईस निरूपण देख लिया है, जैसे अभी हमने पिछले जो 2-3 स्लाइड्स में देखा है, वो सभी अणुओं का लुईस निरूपण ही है। तो इस तरह का डॉट लगा करके हम जो अष्टक नियम है उसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है या आदान प्रदान है उसको दिखाते हैं किसी अणु में, तो वो हम उसे लुईस निरूपण कहते हैं। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। ठीक है। तो आयनों में तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, लेकिन जो सहसंयोजक बंध है उसमें सहभाजन होता है, शेयरिंग होता है। यद्यपि यह चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन यानी फॉर्मेशन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। तो अणु किस तरह से बना हुआ है और उनके गुण किस तरह के हो सकते हैं, इनको हम काफी हद तक समझ पाते हैं लुईस निरूपण के द्वारा, हालांकि संपूर्ण रूप से तो नहीं समझ पाते हैं। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। पहला, लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है। जैसे आप यहां पर देखिए CH4, इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया है। ठीक है। तो CH4 मीथेन में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु से और 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक एक उपलब्ध होते हैं। तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दिया है और चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ऐसा करके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन हुए। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋण आयनों के लिए प्रति ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धन आयनों के लिए प्रति धन आवेश 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये कार्बोनेट आयन है CO3 2- है,
इसका मतलब है इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त प्राप्त किया है। कार्बन तथा ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप CO3 पढ़ते हो तो आप आराम से देख सकते हो कि कार्बन के साथ जो है 3 ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त जुड़ा है। तो कार्बन में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 2 यानी 6, तो 6 4 10 हो गया और 2 12 संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेंगे। CO3 आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। वैसे ही अमोनियम आयन में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 4 यानी 7, जिसमें 1 कम हो गया तो 6, तो 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, इसमें धन 1 आवेश 1 इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है। अतः अमोनियम आयन के लिए उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन घटाया गया है। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित है, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। तो 3-4 लाइनों में 5 लाइनों में अच्छा लिखा है कि जब आप रासायनिक प्रतीक में परमाणुओं को लिखते हैं तो उसके साथ आबंधित इलेक्ट्रॉनों को भी आप दिखा सकते हैं। अगर आप लाइन में खींचते हैं तो एक लाइन का मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन की सहभागिता, उसी को यहाँ पर बता रहा है। सामान्यतया अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु साधारणतः अंतस्थ स्थान यानी टर्मिनल पोजीशन पाते हैं, जैसे NF3 तथा CO3 2- में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे NF3 में आप केंद्र में नाइट्रोजन को लिख रहे हैं, चारों तरफ फ्लोरीन को लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन धनात्मक आवेश वाला है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, तो विद्युत धनात्मक हुआ। जो इलेक्ट्रॉन देता है जिसमें धन आवेश पैदा होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है जिसमें ऋण आवेश पैदा होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। तो जो धनात्मक होता है वो केंद्र में और ऋणात्मक होते हैं उनको चारों तरफ लिखा जाता है। वैसे यहाँ पर कार्बन केंद्र में और ऑक्सीजन चारों तरफ लिखा जाएगा क्योंकि कार्बन में धन आवेश रहता है। एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंध के लिए किया जाता है या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में रहते हैं। देखिए, जैसे सबसे बाहर मान लो आप क्लोरीन कहते हो। ठीक है, क्लोरीन में सबसे बाहर 7 है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ सहयोग करके एक और मान लो जुड़ गया यहाँ पर, ये देखिए ऐसा हो गया। तो ठीक है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में उपयोग हो गए, लेकिन ये इधर भी ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या करेंगे? तो देखिए इनके पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है एकाकी, मतलब वो किसी के साथ नहीं जुड़े हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। अगर क्लोरीन चाहे तो ये इसको किसी को उधार दे सकता है, कोई इससे बारो कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा तत्व आ गया, कोई ऐसी स्पीसीज आ गई जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो क्लोरीन के पास आके बोलता है कि भाई तेरे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं इसको मुझे तू उधार दे दे, मैं इसका प्रयोग कर लूंगा और जब काम खत्म हो जाएगा तो वापस कर दूंगा। तो ये इसको उधार दे सकता है, तो वहां पर वो उप सहसंयोजक बंद हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो उसके इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग क्लोरीन अपने लिए नहीं करेगा। जैसे यहां पर जब ये सहसंयोजक बंद बनाया है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसका मिलाया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रयोग ये क्लोरीन कर रहा है, ये भी क्लोरीन कर रहा है। लेकिन अपने ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनको अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, एकाकी युग्म, इनको अगर किसी को उधार देता है तो इसका प्रयोग सिर्फ वही करेगा। इसके पास ये भले ही है लेकिन इसका प्रयोग वो कर रहा है उप सहसंयोजक बंध बना करके। ठीक है, तो
तो किसी को उधार दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो किसी काम आ जाएगा, नहीं तो वो एकाकी युग्म के रूप में पड़े रहेंगे, वो किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि मान लो Cl2 ये क्लोरीन गैस बनता है, क्लोरीन के अणु बनते हैं, तो इसमें दोनों क्लोरीन के जो एकाकी युग्म है वो खाली पड़े हुए हैं, इनका किसी के साथ संबंध नहीं बना है, ये एकाकी युग्म कहलाते हैं। हाँ, अगर ये चाहें तो किसी के साथ उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ठीक है। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस बिंदु संरचनाओं को सारणी 4.1 में दिया गया है। तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की सहभागिता हुई है तो एक बंध बना। ठीक है। ऑक्सीजन में ये दो इलेक्ट्रॉन तो दो बंध बना। ठीक है। यहां पर ओजोन को देखिए, ओजोन का बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए कि एक ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ संबंध बनाया है, और ये ऑक्सीजन एक प्लस चार्ज में आ गया है, ये ऑक्सीजन एक माइनस चार्ज में आ गया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गया है और एक इलेक्ट्रॉन का सहभागिता किया है। तो बंध कैसे बना? तो इसके साथ तो दो इलेक्ट्रॉन की सहभागिता हुई तो दो बंध बना है, लेकिन यहां पर एक बंध जो है आयनिक बंध बना है और एक बंध सहसंयोजक बंध बना है। दो बंध यहां पर सहसंयोजक नहीं बना है। इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ एक सहसंयोजक बना है और एक आयनिक बंध बना है। मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींचा है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ऐसा बना है। यहां पर बड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। NF3 तो बहुत सरल है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 फ्लोरीन जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं नाइट्रोजन के साथ, तो तीनों के साथ एक एक बंध यहां पर बन गया। अब फिर से यहां पर देखिए CO3 2- इलेक्ट्रॉन कैसे बने। ठीक है। तो यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच के रखा है। ये दो इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं आप। तो ये देखिए इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ एक बंध बन गया, इस ऑक्सीजन के साथ दो बंध बना है, ये देखिए दो बंध बन गया, और इस ऑक्सीजन के साथ फिर से एक बंध बना है, ये देखिए फिर से एक बंध बना है। अब बात ये हो रहा है कि अगर ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिर्फ एक बंध बनाया है जबकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया? और ये ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ सिर्फ एक बंध बनाया है, तो इसके लिए भी दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, और वही बाहर से आया इलेक्ट्रॉन यहां -2 चार्ज पैदा किया है। इसलिए इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से, इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और एक कार्बन के साथ साझा किया है। यह मतलब हुआ इसका। HNO3 को भी देख लीजिए आप, है ना। तो HNO3 में नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ा है और फिर एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इनको फिर से समझ लीजिए आप कैसे बना है, देखिए। तो यहां पर आप देखिए इस ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ 2 बंध बना है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ एक बंध बना है, इस ऑक्सीजन के साथ एक बंध बना है, तो टोटल 4 बंध हो गए, जबकि नाइट्रोजन को 3 बंध की आवश्यकता है। तो 4 बंध कैसे बने? क्योंकि नाइट्रोजन से पहले ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई है। तो पहले ही उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल दिए हो तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसलिए इसने 2 कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन और एक इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया, और नाइट्रोजन का निकला हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां गया है? इस ऑक्सीजन में चला गया है। इसलिए ये ऑक्सीजन इधर केवल एक बंध बनाया है और नाइट्रोजन का आया हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इसलिए इसमें एक माइनस चार्ज आ गया है। ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इसके साथ एक एक बंध बनाया है। तो इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का तो नॉर्मल बंध बना है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। लेकिन नाइट्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ एक सहसंयोजक बंध और एक आयनिक बंध बना है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। इसलिए नाइट्रोजन में एक धन आवेश लगा है
और ऑक्सीजन में एक ऋण आवेश और एक सहसंयोजक बंध बना है। तो मेरे हिसाब से आप समझे होंगे कि इसमें एक पहले आयनिक बंध बना और एक सहसंयोजक बंध बना, इस टाइप से बना है। तो बड़ा ये टिपिकल टाइप का हो गया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन का धन और ये ऑक्सीजन का ऋण आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो चुका है और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छी है, जैसा मैंने पहले ही कहा है, गागर में सागर भरा हुआ है, बस समझने की बात है। अगर आप ठीक से समझ पाते हैं तो एनसीईआरटी में लगभग सारा इंफॉर्मेशन है। बड़ी मेहनत किया है इनके लेखकों को, नमस्कार है। आप एनसीईआरटी की बुक जरूर खरीद लें, बहुत सस्ती बुक आती है, 200-250 रुपए की बुक आती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से डुप्लेट नहीं बना पाया है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करके हीलियम जैसा डुप्लेट यहां पर बना लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, क्या है आगे। ये लुईस संरचना हमने देखा कुछ का। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु की लुईस बिंदु संरचना समझाइए। देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या है। कार्बन का है 2s2 2p2 यानी 4 हो गए, और ऑक्सीजन का 2s2 2p6 2p4 यानी 6 हो गए। तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो गए, ठीक है। संयोजकता कार्बन में 4 और ऑक्सीजन में 6 बाहरी कोश में। कार्बन मोनोऑक्साइड की आधारभूत संरचना CO है ना। तो C तथा O के बीच एक एकल आबंध बनाएं, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंध पहले आपने बनाया, ठीक है। अब देखिए कि ऑक्सीजन में अष्टक पूर्ण करें, तो एक बंध बनाने के बाद ऑक्सीजन के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन और लिख दिए। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएं। अब कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन आप एकाकी युग्म दिखा दिए, ठीक है। तो एक बंध तो यहां पर इसके साथ बना, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, क्योंकि कार्बन में 2 ने 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन का अष्टक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच बहु आबंध की आवश्यकता होती है। इन परमाणुओं के मध्य त्रि आबंध लिखने पर दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक नियम का पालन हो जाता है। तो देख सकते हैं कि कार्बन का 3 ऑक्सीजन का 3 ये आबंध बनाते हैं। तो अब इनमें 3 दूनी 6 ये हो गए और 2 ये 8 हो गए, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में है। तो अब इस तरह से इसकी संरचना लिखेंगे। तो एकदम आपका सामान्य तरीके से अष्टक पूरा करेंगे तो कई परमाणु अणु नहीं बन पाएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़े अलग टाइप के बना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको एक एक जोड़े रखने पड़ेंगे और बाकी 3 जोड़े यहाँ पर पेयर करने पड़ेंगे। इसको जरा याद रखने, कार्बन मोनोऑक्साइड को कई बार पूछा है। नेक्स्ट, नाइट्राइट आयन NO2- के लिए लुईस संरचना लिखें, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नाइट्रोजन में N मतलब 2s2 2p3 यानी 5 हो गए, ऑक्सीजन का 6 हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 6 दूनी 12 तो यही हो गए, और 5 17 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता कोष में है NO2 में, और एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया है यानी 18 हो गए, ठीक है। ये देखो 18 हो गए। अब NO2 आयन की आधारभूत संरचना हम इस तरह से लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच एक आबंध बनाने, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉनिक लिखने तथा ऑक्सीजन के परमाणु के अष्टक पूर्ण करने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म बनाते हैं, ठीक है। तो एक का हम ऑक्टेट पूरा किए, एक एक बंध यहां पर बना दिए। तो ये नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर मिला आपको, एक बंध यहां पर बना, तो इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बहु आबंध की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के किसी एक परमाणु के बीच एक द्विआबंध बनाने पर हमें निम्नलिखित लुईस बिंदु संरचना प्राप्त होती है। तो मान लो आपने पहले इधर देखिए कि इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं नाइट्रोजन के साथ।
इस ऑक्सीजन का एक पेयर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यानी इसके साथ द्विआबंध, इसके साथ एक आबंध। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसको एक आबंध द्विआबंध या द्विआबंध एक आबंध दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर द्विआबंध दिखाते हैं तो इधर ऑक्सीजन में 4, इधर ऑक्सीजन में 6, और अगर इधर दिखाते हैं तो इधर 4 इधर 6 लिखना पड़ेगा आपको। एक के साथ एक अलबांध के साथ 6 और द्विबंध के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश का मतलब है कि किसी अणु में कुल मिला के कितना आवेश डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, वो फॉर्मल आवेश है। जैसे अभी आपने देखा CO3 है, NH4 है, इनमें कुछ आवेश विकसित हो रहे हैं, उन्हीं को हमको लिखना है। लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती है, वो सिर्फ किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या सहभागिता हुई है, सिर्फ उसको दिखा पाता है। वो ये नहीं दिखा पा रहा है कि अणु की वास्तविक संरचना, उसका आकार स्वरूप क्या है, ये नहीं बता पा रहा है। बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है, हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लो कोई अणु आप लिख रहे हैं, आयनिक अणु, उसके ऊपर कोई आवेश दिखा रहे हैं, तो संपूर्ण अणु का आवेश है, किसी एक परमाणु का आवेश नहीं है। ठीक है, बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसके विगलित स्थिति अर्थात मुक्त परमाणु अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश कितना आएगा, तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस आबंधी यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, मतलब जो भाग नहीं लिया वो, माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, जैसे मतलब मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए, 4 नहीं भाग लिए, तो 4 मतलब 2 पेयर हो गया, तो 2 पेयर इसमें लिख देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए मतलब 1 पेयर हो गया, तो 1 पेयर इसमें लिख देंगे, उसका आधा आ जाएगा, ऐसा लिखेंगे। मतलब जो भाग नहीं लिया उनके युग्मों की संख्या और जो भाग लिए उनके युग्मों की संख्या के आधा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ये मतलब है। और जो है इन दोनों को इसमें से घटा देंगे, ऐसा है। मुक्त परमाणु में टोटल संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है, चलिए करते हैं, अपन देखेंगे। फॉर्मल आवेश की परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ओजोन के अणु को ले, ओजोन की लुईस संरचना इस प्रकार लिखा गया था, हमने देखा था कि ऑक्सीजन एक के साथ डबल और एक के साथ सिंगल बंध बनाता है, और इसमें एक माइनस और इसमें एक प्लस चार्ज आया है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 हम अणु परमाणुओं को लिखे हैं। पहला, एक द्वारा चिन्हित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश कितना है, तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के संख्या होती है 6, ठीक है, माइनस इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, तो 2 लिख दिए, माइनस हाफ बाई 6, तो इसमें आप देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का हाफ यानी कि हो गया 1 टोटल में। ठीक है, केंद्रीय परमाणु में फॉर्मल आवेश आया +1। दूसरे में देखें ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश कितना होगा, तो 6 इसकी संयोजकता है, 4 यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बंध बनाने में यूज हुए हैं दोनों करके, तो ये 4 का हाफ हो गया, टोटल हो गया 0, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है। इसमें एक धन आवेश आया, इसमें एक ऋण आवेश आएगा, देखना। ठीक है, तीसरे में देखिए, तो इसमें देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, ठीक है, और भाग लिया है 4 यानी 2 भाग लिया है, तो 2 का हाफ 1, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे -1, तो इसके ऊपर चार्ज है -1, है ना, इसके ऊपर चार्ज है +1, इसके ऊपर चार्ज है -1, इसके ऊपर 0, ऐसा हम निकालेंगे।
तो कुल मिला के ये है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का 6 ही होता है, ठीक है। उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है। और बंध बनाने में कितने भाग लिए हैं, तो इसके 2 यानी इसमें 4 भाग लिए हैं, इसमें 2 भाग लिए हैं, ऐसा निकालना है। और इस ऑक्सीजन में 4 और 2 6 भाग लिए हैं, उसी सबको यहाँ लिखे हैं, ठीक है। देखिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें ऑक्सीजन का 6 ही होता है संयोजकता, है ना। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है संख्या में, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता में जुड़े हैं, तो इधर का 4 और इधर का 2, टोटल हो गए 6, हाफ यानी 1, तो इसमें +1 का चार्ज आया, है ना। बाकी कभी वैसे कैलकुलेट किए हैं। इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने दोबारा बता दिया आपको, रिवाइंड करके फिर एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाला योग्य बात यह है कि फॉर्मल आवेश अणु में वास्तविक आवेश पृथक्कन प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर इन परमाणुओं को आप पृथक कर दोगे तो उसके ऊपर ये आवेश नहीं रहेंगे, वो आयन के अंदर ही आवेश है। लुईस संरचना में परमाणु पर आवेश को दर्शाने से अणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है, ठीक है। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीसीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है, क्योंकि कोई अणु या कोई स्पीसीज तभी स्थायित्व तो प्राप्त करेगा जब उसमें ऊर्जा न्यूनतम रहेगा। ऊर्जा ज्यादा रहेगी, स्थायी नहीं रहेगा। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वह होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो, आवेश न्यूनतम होना चाहिए। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है, ठीक है। तो फॉर्मल आवेश का बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा है, न्यूनतम फॉर्मल आवेश होना चाहिए। और फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजिक प्रवृत्ति पर आधारित है, प्रकृति पर। आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है, यही तो बता रहा है। अब अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिक की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होती है। तो आवर्त दूसरा जो है, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब आते हैं, उस आवर्त को समझाने में अष्टक नियम बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन बाकी आवर्त के तत्वों में जाते हैं तो अष्टक नियम का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। और हम कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बन से जुड़े हुए यौगिक जितने भी हैं, लाखों करोड़ों यौगिक कार्बनिक यौगिक हैं, उनको समझने में बहुत अच्छे से सहायता करता है। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक कहां कहां देखने को मिलता है। देखिए, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। जैसे आप देखिए लिथियम क्लोराइड, बोरान क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ये सबको देखिए। तो लिथियम क्लोराइड में आप देखिए कि क्लोराइड का अष्टक तो पूरा हो गया है, क्योंकि क्लोराइड में ऐसा करके रहता है, लेकिन लिथियम का कहां पूरा हुआ। लिथियम के बाह्यतम कोष में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो पाए, तो लिथियम का तो अष्टक पूरा नहीं है। यहां पर बेरिलियम में भी पूरा नहीं है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाइड्रोजन का पूरा है द्विप्लेट। बोरान का भी पूरा नहीं है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्लोरीन का तो पूरा है यहां पर, है ना। तो अष्टक पूरा नहीं हुआ है केंद्रीय परमाणु का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान के यहाँ पर अष्टक पूरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 है। इस प्रकार के अन्य यौगिक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरान ट्राइफ्लोराइड है। इनमें भी एल्यूमिनियम का या बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, ये बात है। अब है विषम इलेक्ट्रॉन अणु, ऑड इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, सम संख्या विषम संख्या आप समझिए ना। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। देखिए NO का देखिए, NO में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है।
तो ये 4 हो गए, इसके 4 हो गए, तो ये 8 तो पूरा कर लिया। लेकिन नाइट्रोजन का 2, 1, 3 और 4 7 ही हुआ, 8 कहाँ हुआ? तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं हुआ। यहां पर भी देखिए कि 4 इधर है, 2 इधर है, तो 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। इसका तो पूरा है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी पूरा कर लिया। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाने से नाइट्रोजन का अष्टक अपूर्ण रह गया। अगर वो यहीं पर रहता तो नाइट्रोजन का पूरा हो जाता, तो ऑक्सीजन का पूरा नहीं होता। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो नाइट्रोजन से जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन खींच के अपना अष्टक तो पूरा कर लिया इसके साथ मिला करके। इसने तो पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 7 ही हुआ है। यहां पर भी 7 हो रहा है, यहां पर भी 7 हो रहा है, देख सकते हैं। 4 यहां हो गए और 2 यहां, 6 और 1 7 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इसलिए कम हुआ। अब है एक्सपेंडेड यानी प्रसारित अष्टक। आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध हो जाता है। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि 8 से कम है, अब 8 से अधिक वाले भी देखते हैं। तो इसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। स्पष्ट है कि इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता। इनमें फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे हैं। देखिए अब फास्फोरस का गिनिए तो 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अष्टक में। 6 फ्लोराइड के साथ 2, 4, 5 फ्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें फास्फोरस में 10 हो गए। सल्फर में 12 हो जाएंगे, आप गिन लीजिए, सल्फर का 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गए। सल्फ्यूरिक एसिड में गिनते हैं सल्फर में कितना है, तो यहां पर 4 हो गए, 2 6, 2 8 और 4 12 हो गए सल्फर में। बाकी का तो पूरा है लग रहा है मुझे, देखिए पूरा है, यहां पर भी पूरा है, यहां पर भी पूरा है, ये भी पूरा है। सल्फर में 12 है, ठीक है, यहां पर भी 12 है, यहां पर 10 है केंद्रीय परमाणु में। तो अष्टक का नियम पूरा नहीं होता, ज्यादा हो जाता है अष्टक से, इसको हम प्रसारित अष्टक का नियम कहते हैं। एक्सपेंड हो गए, अष्टक से ज्यादा हो गए, इससे पहले अष्टक से कम थे, ये ज्यादा हो गए। रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिसमें अष्टक नियम का पालन होता है। जैसे सल्फर ट्राइक्लोराइड, देखिए सल्फर डाइक्लोराइड, तो सल्फर में आप देख सकते हैं कि 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है और क्लोरीन का भी पूरा है, आप देख सकते हैं, है ना, यहां पर भी लिया है बहुत अच्छे से। तो सल्फर ऑक्टेट नियम का पालन करते हुए भी कुछ अणु बनाता है। अष्टक नियम के कुछ अन्य कमियां हम देख लेते हैं, क्या क्या कमी है। यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। देखिए उत्कृष्ट गैस अक्रिय क्यों है? क्योंकि उनका अष्टक पहले से पूर्ण है, इसलिए ना तो लेते देते और ना साझा करते हैं। तो वैसे ही बाकी परमाणु भी करना चाहते हैं, अपने आप को अष्टक को पूरा करना चाहते हैं, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनॉन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होते हैं तथा कई यौगिक बनाते हैं, जैसे जिनॉन डाइफ्लोराइड, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड इत्यादि। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, इनसे जबरन इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जबरन 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन खींच लेंगे, तो उनकी मजबूरी हो जाती है उनके साथ जुड़े रहने की। भाई आप कोई नहीं देना चाहता है, जबरदस्ती बंदूक दिखा के अपने ताकत के बल पे उससे ले लोगे, तब तो उसकी मजबूर हो जाएगी देना। ऐसे अपने आसानी से तो नहीं दान कर रहा है वो, आप जबरदस्ती ले रहे हो, तो ये डकैती डालने वाला काम कर रहा है फ्लोरीन और ऑक्सीजन जिनॉन के साथ और क्रिप्टॉन के साथ। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें क्या कैसा आकृति है ये तो आप नहीं बता पा रहे हैं ना। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता, यह अणु की ऊर्जा अर्थात उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में भी कुछ भी संकेत नहीं देता है कि कितनी ऊर्जा यहाँ से निकली, कितनी ऊर्जा अंदर गई, कितना स्थायी है, कितना अस्थायी है, कोई चीज तो ये नहीं बता पा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है। तो ये कैसे होता है
इसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं कैसा है। ठीक है, आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, ये कैसे होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन दाता अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। जैसे कि सोडियम का आप समझिए, सोडियम में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में। अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो बाह्यतम कक्ष ये हो जाएगा, जो कि ऑक्टेट है। वैसे क्लोरीन है, इसमें 2, 8 और 7 है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो बस ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो खुद धन आवेश, ये खुद ऋण आवेश हो जाता है। तो ऋण आवेश होने के कारण से, धन आवेश होने के कारण से दोनों के बीच में एक आयनिक बंध बनेगा, जो कि आयनों के बीच बनने वाला मजबूत बंध होता है। ठीक है, तो बंध तो तभी बनेगा ना जब एक लेने वाला एक देने वाला होता है, तभी दोनों के बीच में कोई रिश्ता कायम होता है। अगर दोनों लेने वाले हो जाएंगे तो नहीं हो सकता, दोनों देने वाले हो जाएंगे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों साझा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लेने देने वाला है। सबसे मजबूत बंध यही है कि एक देने वाला और एक लेने वाला हो। आधुनिक आबंध विरेचन की कॉसेल तथा लुईस अवधारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस आबंध का विरेचन मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करेगा। विरेचन का मतलब होता है बनना। आबंध का बनना कॉसेल और लुईस अवधारणा पर निर्भर करता है। पहला, उदासीन परमाणु से संबंधित धन आयनों एवं ऋण आयनों के बनने की सरलता। ठीक है, तो पहली बात ये कि कोई परमाणु अगर आसानी से धन आयन या ऋण आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन दे करके या ले करके, तो फिर उनके बीच आबंध बनना सरल हो जाता है। धन आयन ऋण आयनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि अर्थात क्रिस्टलीय यौगिक का जालक निर्मित होने की विधि। तो सोडियम क्लोराइड का जो जालक बनता है, लेटिश बनता है, वो उनकी विशिष्टता होती है कि कैसे एक सोडियम के चारों तरफ क्लोराइड और एक क्लोराइड के चारों तरफ सोडियम आयन व्यवस्थित होते हैं। ये हम अगले चित्र में देखेंगे। धन आयन का बनना आयनीकरण अर्थात उदासीन परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा संभव होता है। इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋण आयन प्राप्त होता है। ये तो बहुत बार देखा है कि किसी मेटल से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धन आयन बन जाता है, और किसी हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऋण आयन बन जाता है, और दोनों का आबंध बनता है तो Mx बन जाता है। ये है आयनिक बंध। तो इस समय ये इलेक्ट्रॉन देता है तो कुछ ये जो है ऊर्जा लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कुछ ऊर्जा देता है। तो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन H जो है गैस प्रावस्था में परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है। इसको हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो बदले में ऊर्जा देता है। जनरली तो ऐसा ही होता है। ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो बदले में ऊर्जा लेता है। ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। आप ये बात समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि प्रक्रिया ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी हो सकती है। ऊष्माक्षेपी सिर्फ एक ही कंडीशन में होगी, जब वो कोई नोबल गैस होगी, कोई उत्कृष्ट गैस होगी, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहती, उसको जबरदस्ती दोगे तो ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। या फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने पहले दे दिया है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर देना चाहते हो तो फिर उसको आसानी से नहीं लेता, फिर उसके लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे मान लो इसको आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते समय तो ये ऊर्जा देगी, ऊर्जा दे देगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तब ये ऊर्जा नहीं देगी, बल्कि ऊर्जा लेगी, ज्यादा ऊर्जा लेगी। ये पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हूं, आप देख लीजिएगा। दूसरी ओर आयनन सदैव ऊष्माशोषी ही होती है। किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। मतलब ये है कि ऊर्जा अगर निकलती है तो सीधा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे कि सभी हैलोजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यह स्पष्ट है कि आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच अधिक सरलता से बनते हैं। का मतलब यह है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़े और जिससे इलेक्ट्रॉन देने पर अधिक ऊर्जा मिले, उन दोनों के बीच में ज्यादा आसानी से बनेगा। जैसे सोडियम थोड़ी सी ऊर्जा दे देने पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेने पर ज्यादा ऊर्जा देते हैं, तो इसलिए यह बंध आसानी से बनेगा।
अधिकांश आयनिक यौगिकों के धन आयन धात्विक तत्वों से, जैसे फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से, तथा ऋण आयन अधात्विक तत्वों जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, इनसे निर्मित होते हैं। दो अधात्विक तत्वों से बनने वाला अमोनियम आयन एक अपवाद है, यह अनेक यौगिकों में धन आयन के रूप में होता है। अमोनियम आयन कैसे बनता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, NH4, कि उसमें असल में नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उसमें धन आयन उपस्थित हो जाता है, उसके कारण से वो आयनिक यौगिक टाइप का बन जाता है। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धन आयन तथा ऋण आयन त्रिविमीय रूप में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। त्रिविमीय मतलब ऊंचाई में भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, सब तरफ रहेंगे, तो त्रिविमीय हो जाती है। ये आयन कुलामी अन्योन्य बलों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। कुलाम्बिक, कुलाम्ब क्या है? कुलाम्ब जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज डिसाइड किया था, ठीक है, जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उनके नाम पे दिया गया है। तो चार्ज का नाप है कुलाम्ब, और उनके बीच आबंध बनेगा तो चार्ज के कारण से आबंध बनेगा, इसलिए कुलाम्बिक इंटरेक्शन कह रहे हैं। आयनों के आकार, उनके नियचन यानी पैकिंग क्रम तथा अन्य कारणों के आधार पर ये यौगिक विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाओं में क्रिस्टलीकृत होते हैं। तो आयन एक दूसरे से किस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे उसके आधार पर उनकी पैकिंग और क्रिस्टलीकरण होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड खनिज नमक की क्रिस्टल संरचना दर्शाई गई है। ये देख सकते हैं, छोटा वाला सोडियम है, बड़ा वाला क्लोराइड है, तो एक दूसरे से क्यूब में किस तरह से अरेंज्ड हैं आप देख सकते हैं कि एक क्लोराइड के चारों तरफ 6 सोडियम और सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो खनिज नमक सोडियम क्लोराइड की यह संरचना है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। आयनिक ठोस के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा आयनन एंथैल्पी का योग धनात्मक हो सकता है, मतलब धनात्मक मतलब ऊर्जा अंदर गई, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में क्रिस्टल संरचना का स्थायित्व तो उसके जालक के बनने में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा के कारण होती है। तो अगर कुल ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो फिर वो स्थायी संरचना नहीं बनेगी, लेकिन जब वो जालक बनाएगा उस समय बहुत ऊर्जा निकल जाती है, तो जालक बनने के कारण से फिर वो स्थायित्व प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बनने की आयनन ऊर्जा 495.8 किलो जूल पर मोल है, मतलब इतनी ऊर्जा इसको लगेगी। जबकि क्लोराइड से क्लोराइड आयन बनने की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी केवल -348.7 किलो जूल है, मतलब क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके इतनी ऊर्जा देता है, लेकिन सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतनी ऊर्जा मांगता है, जो कि ज्यादा ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा दे रहा है उससे तो ये ऊर्जा ज्यादा है ना, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन देगा उसको? भाई मान लो ये 100 रुपये मांग रहा है इलेक्ट्रॉन देने का और ये 70 रुपये देना चाहता है, तो फिर ये क्यों देगा इलेक्ट्रॉन? दिक्कत ये है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 147.1 किलो जूल। तो जालक बनते समय फिर इतनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है जो कि सोडियम को मिल जाती है, तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया हुआ है और जालक बनाया हुआ है। यह परिमाण वैल्यू सोडियम क्लोराइड के विरेचन जालक एंथैल्पी के मान -788 किलो जूल की अपेक्षा अधिक प्रतिपूरित होती है, क्योंकि जालक बनते समय इतनी ऊर्जा निकल जाती है और आवश्यकता कितनी कम हो रही है? इतनी कम हो रही है। तो उतनी ऊर्जा निकल रही है, इतनी आवश्यकता है, तो बहुत ऊर्जा निकल रही है, इतना उपयोग हो जाएगा, बाकी हवा में चला जाएगा, तो फिर वो स्थायी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शोषित ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। अतः किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरेचन जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करती है, न कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति पर। तो ऑक्टेट प्राप्ति के लिए तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए था, तो जालक बनते समय उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो गई, तो कुछ उधर यूज हो गया, बाकी सब रिलीज हो गया। चूंकि आयनिक यौगिकों के विरेचन में जालक एंथैल्पी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः आइए हम इस विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करें, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।